हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके। हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस शुरू किया था, कल चैप्टर 1 किया था, आज चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहले हमने पढ़ा कि फाइनेंस होता क्या है, अब हम ये देखेंगे कि सोर्स कौन से हैं। हम कहाँ कहाँ से फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो हमें कैपिटल की नीड क्यों पड़ती है? एक तो डेली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और एक अपने पर्पस, जो हमने लॉन्ग टर्म पर्पस बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एक तो, और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो लंबे समय के लिए चले, और वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे लाइफ के लिए हमारे हेल्प करे। देन सोर्स ऑफ फंड्स दिए हुए हैं, क्लासिफाई किया हुआ है। सोर्स ऑफ फंड कितनी तरह से हैं? 3 तरह के सोर्स ऑफ फंड है। एक टाइम के बेस पे सोर्स ऑफ फंड हम ले सकते हैं, एक ऑनरशिप के बेस पे, और एक सोर्स ऑफ जनरेशन के बेस पे। टाइम के बेस पे कैसे होगा? 3 तरह का टाइम होता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 5 years। ठीक है, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म क्या होगा? 1 to 5 years। ठीक है, 1 से लेके 5 साल तक। और शॉर्ट टर्म क्या होगा? लेस देन 1 year। अब ऑनरशिप के बेस पे ऑनर्स फंड होएगा और एक बोरो फंड। ऑनरशिप के बेस पे क्या कह रहे हैं? ऑनर्स फंड यानी कि जो ऑनर का पैसा है, जो हमारे कंपनी के ऑनर्स हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, जो पार्टनर्स हैं। ठीक है, वो पैसा जो लेके आ रहे हैं, वो एक तो वो फंड हो गया। एक बोरो फंड यानी कि जो हम बाहर से रेस करते हैं, लाइक शेयर्स देकर, डिबेंचर्स देकर, या किसी से लोन लेकर। वो सारे क्या होंगे? वो बोरो फंड होंगे। जनरेशन के बेस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो फंड्स हम कंपनी की इनसाइड से, यानी कि इंटरनल सोर्स से बिल्ड करते हैं, इंटरनल सोर्स से रेस करते हैं। एक्सटर्नल यानी कि जो हम बाहर से लेते हैं, लाइक इन्वेंटर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए। इंटरनल में कौन आ जाएगा? हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, तो अब आ गया लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या क्या है लॉन्ग टर्म सोर्स हमारे? सबसे पहला है रिटेन्ड अर्निंग, ये लॉन्ग टर्म सोर्स है। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये सब क्या है? हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स है। इनकी इनसे अगर हम पैसा लेते हैं तो वो हम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ही लेते हैं। हाँ जी, रिटेन अर्निंग यानी कि हमने शेयर होल्डर को पैसे उसके नहीं दिए, शेयर होल्डर ने पैसे दिए थे, शेयर्स खरीदे थे हमसे। ठीक है, हर साल शेयर के ऊपर उनको प्रॉफिट मिलता है ना? शेयर्स कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको हर साल शेयर्स पे क्या मिलेंगे? प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कंपनी क्या कर रही है? कंपनी शेयर्स पे प्रॉफिट ना देकर उस प्रॉफिट को रिटेन कर रही है, अपने पास ही बचा के रख रही है, और उसी प्रॉफिट को आगे कहीं अपनी कंपनी में यूज कर रही है, कहीं लगा रही है। ठीक है, उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैंने 10 रुपए लिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 10 के मेरे 12 रुपए हो गए। ठीक है, आपसे 10 रुपए लिए थे, मैंने आगे इन्वेस्ट कर दिए, 10 के मुझे अगले साल कितने मिले? 12 रुपए मिले। अब मैं 12 रुपए तुम्हें ना देकर 12 के 12 दोबारा से क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अब अगली बार कितने मिलेंगे? 14 मिलेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। देन ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसको हम इक्विटी शेयर्स भी कह देते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होंगे? represent the ownership of the company, and thus the capital raised by issue of such share is known as ownership capital, owner owned fund। ठीक है, जो कि यानी कि इक्विटी शेयर वाले को फर्स्ट, इक्विटी शेयर वाले को ओनर माना जाता है कंपनी का। ये ऑनर फंड होता है, इसको ऑनर फंड हम रिकॉग्नाइज करते हैं।
प्रेफरेंस शेयर यानी कि जिस शेयर को प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी के ऊपर, होते इक्विटी के सिमिलर ही हैं बट इनके पास थोड़ी सी प्रेफरेंसेस होती हैं, थोड़े से राइट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। यहाँ से भी हम फंड रेज कर सकते हैं। डिबेंचर्स, ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। ये जैसे हम शेयर्स इशू इशू करते हैं वैसे हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, जो डिबेंचर होल्डर है उनको, ठीक है। एक फिक्स इंटरेस्ट जो होता है वो हमें पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या क्या हो गए, लाइक बैंक हो गया, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक को पैसा देती है या जो कंपनीज को पैसा देती हैं, ठीक है। नाबार्ड हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ठीक है। कोई और इंस्टीट्यूट्स हो गए जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ना शॉर्ट टर्म सोर्स कौन से हो गए, जो 1 ईयर और उससे लेस है, तो उसमें कौन आएगा, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लोन फ्रॉम बैंक और कमर्शियल पेपर। ट्रेड क्रेडिट क्या है, हाँ जी रीड करके बताओ फटाफट, ट्रेड क्रेडिट क्या है। हाँ जी, ट्रेड क्रेडिट का क्या मतलब है, ट्रेड क्रेडिट मींस एक क्रेडिटर, एक ट्रेडर अपना जो क्रेडिट है उसको एक्सटेंड कर देता है अनदर पे, ठीक है। मान लो मैंने इससे चीज ली, ठीक है, उसने आगे मेरे किसी दोस्त को पैसा देना है, तो वो मुझे क्या कहेगा कि आप मुझे पैसा ना देकर उस पर्सन को पैसा दे दो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का ही ट्रेड चल रहा है, उधार का ही ट्रेड चल रहा है। फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग क्या है, फैक्टर रेंडर वेरियस सर्विसेज है, लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बैंक से लोन, ठीक है, उस पे के प्रॉपर इंटरेस्ट रेट होगा जो हमें पे करना पड़ता है। देन कमर्शियल पेपर, ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है कि हम आपको फंड दे देंगे, इसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है 90 डेज से लेके 364 डेज का, ठीक है। आपको इस इन दिनों के अंदर अंदर ये जो है वो पे करना पड़ता है, ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि आप उस पे लिखा होता है कि आप इनको इतने दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस रिटर्न कर दो। देन इंटरनल फाइनेंसिंग, हमने इंटरनल एक्सटर्नल भी पढ़ा था। इंटरनल फाइनेंसिंग यानी कि फर्म के अंदर रह के फर्म के इंटरनल सोर्स से फंड रेज करना। कैसे कर सकते हैं, GDR, ग्लोबल डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसिप्ट, the local shares of a company are delivered to the depository bank. The depository bank issue depository receipt against these shares. Such depository receipt dominated in US dollar are known as global depository receipt. ठीक है, शेयर होल्डर कंपनी है, वो अपने शेयर्स वो क्या करता है, डिपॉजिटरी बैंक के पास जाता है, ठीक है, अपनी ये वाली रिसिप्ट डिपॉजिट करवाता है और क्या ले लेता है उनसे, डॉलर ले लेता है, ठीक है। या आप फॉरेन कंट्री करेंसी को इसमें चेंज भी कर सकते हो। देन इसी तरह अमेरिकन डिपॉजिट, अब इसमें सिर्फ अमेरिकन मिलेगा आपको, अमेरिकन मार्केट में चलेंगे ये सिर्फ। इंडियन डिपॉजिटरी यानी कि रुपीज में वर्क होगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसमें क्या होगा, वो उनके जो भी बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉरेन करेंसी में, अगर वो इंडियन करेंसी में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉरेन करेंसी में। फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट आ गया कोस्ट, कोस्ट इफेक्ट करती है, ठीक है, जो हम इन रिटर्न दे रहे हैं।
स्टेबिलिटी इफेक्ट करती है कि कितना स्टेबल है बिजनेस। ठीक है, अगर नया बिजनेस है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होएगा। ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म डिसाइड करता है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोपराइटर है, किस तरह की फॉर्म है वो डिसाइड करता है कि कहाँ से फंड रेज किए जा सकते हैं। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल है। ठीक है, प्रोफाइल का देखा जाता है रिस्की है या नॉन रिस्की। कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथों में है। क्रेडिट वर्थनेस, पर्पस एंड टाइम, टैक्स बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ इक्विटी शेयर्स आ गया। हाँ जी, रीड एंड मुझे बताओ कि क्या है इक्विटी शेयर्स। जल्दी, पढ़ते मत रह जाना, जल्दी बताओ क्या है इक्विटी शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर? मैम जैसे किसी कंपनी के मीन्स शेयर किसी ने खरीदे तो वो मैम 10% उसका ओनर बन जाएगा, ऐसे कुछ। जितने वो शेयर खरीदता है उतना ही वो ओनरशिप के करीब आता जाता है। ठीक है, अगर वो यस मैम। ज्यादा शेयर खरीदेगा तो वो कंपनी का ओनर बनता जाएगा, जितने जितने वो खरीदता यस मैम। जाएगा। हमने पढ़ा होगा कि 51% शेयर जिसके पास है वो कंपनी का ओनर होता है ना ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि जिसके पास 51% शेयर्स है वो कंपनी का ओनर है। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स में आप शेयर्स खरीदते हो और आप ओनर बनते जाते हो कंपनी के। नाउ कुछ शेयर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आ गया अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अथोराइज्ड यानी कि जितनी कंपनी को अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकती है उसको बोलेंगे अथोराइज्ड। ठीक है, जितनी एक कंपनी को अथॉरिटी है शेयर इशू करने की, उस अथॉरिटी, उस कैपिटल, उतनी कैपिटल को हम बोलेंगे अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, मान लो किसी कंपनी के पास सिर्फ 20,000 शेयर, ठीक है, 20,000 शेयर या 100 शेयर ही वो क्या कर सकता है, दे सकता है, इशू कर सकता है। तो उसकी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी हुई? 100 शेयर्स। ठीक है, यहाँ मैंने 20,000 बोलता तो 20,000 शेयर्स। शेयर इशू शेयर कैपिटल, अब वो कितने इशू कर रहा है। मान लो उसके पास ऑथोराइज तो 100 है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो 100 इशू कर सकता है, लेकिन वो इशू सिर्फ 50 कर रहा है अभी। तो वो जो 50 है वो क्या है, वो इशूड शेयर हो गए। देन सब्सक्राइब्ड शेयर, सब्सक्राइब शेयर जो कि शेयर होल्डर ने खरीद सब्सक्राइब कर लिए हैं, खरीद लिए हैं, इशू कर लिए हैं। पेड अप कैपिटल, जितनी उन्होंने उस पे अमाउंट पे कर दिया। आपने पढ़ा होगा +2 में, शेयर कैपिटल में 4 तरह के, पहले एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, ऐसे होता था। तो जितनी उसने पे कर दिए, मान लो उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किया। आप ही ले लो, आप जब अपनी एडमिशन करवाने जाते हो, आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर ही पे किया तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 8,000। ठीक है, और अगर आप फुल लमसम कर देते हो तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी हो जाती है? 30,000। राइट शेयर्स क्या है? कंपनी के पास राइट है कि ये शेयर्स वो कंपनी कभी भी वापस ले सकती है अपने शेयर होल्डर से। बोनस शेयर क्या है? एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे ना देके बोनस की जगह पे क्या दे देती है? शेयर ही दे देती है। स्वेट इक्विटी क्या है? स्वेट यानी कि पसीना। तो मान लो कि स्वेट यानी कि इम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, तो इम्प्लॉयज को जो शेयर्स दिए जा रहे हैं दैट इज स्वेट इक्विटी।
पार और फेस वैल्यू, अब शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं वो किस वैल्यू पे किए जाते हैं? पार और फेस वैल्यू वो कौन सी होती है? जिस वैल्यू पे हमने उसको रिकॉर्ड किया है अपनी अकाउंट्स की बुक में, वो हो गया उसका फेस वैल्यू। इशू प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे हमने उसको ऑफर किया शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। प्रीमियम क्या है? यानी कि जो शेयर है 10 रुपए का लेकिन हमने उसको ज्यादा में दिया, 12 रुपए में दिया, तो वो प्रीमियम हो जाएगा। और अगर वो 10 का शेयर 8 में दिया तो डिस्काउंट हो जाएगा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है? बैलेंस शीट के टाइम पे जो हम निकालते हैं कैलकुलेट करके, प्रॉफिट वगैरह सब माइनस करके, लॉस माइनस करके, दैट इज बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है हमारे शेयर का। देन प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जिनको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है, जिनके पास बहुत थोड़े से राइट्स होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, लाइक वोटिंग राइट्स हो गया, ठीक है। कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले इनको बुलाया जाएगा, इनसे बात की जाएगी, ठीक है। अगर प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो इनके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अब 3 तरह के हैं, कॉम्युलेटिव, नॉन कॉम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कॉम्युलेटिव और नॉन कॉम्युलेटिव क्या है? मैम कॉम्युलेटिव का मतलब है कि जमा होना या इकट्ठा करना, कि मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना। और थोड़ा। मैम जैसे ना कोई भी कंपनी मीन्स अपना जैसे कुछ भी मीन्स डिविडेंड नहीं दे रही है, तो वो मैम मतलब इन फ्यूचर वो जमा ही हो ही जा रहे हैं, मीन्स इकट्ठे हो ही जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है आपको हर साल नहीं दिए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा, आपकी मनी को सेव करते रखे रखे जाएंगे और इन द एंड दिया जाएगा। जबकि नॉन कॉम्युलेटिव में आपको रेगुलरली पेड मिलेंगे। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग में क्या है, वो कंपनी की डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग में उनके पास राइट नहीं होगा पार्टिसिपेशन का। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल क्या है? कन्वर्टेबल में क्या है, वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल में वो कन्वर्ट नहीं करवा सकते। देन डिबेंचर्स, डिबेंचर एक तरह का कंपनी का लोन है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर कंपनी को अमाउंट देते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि कंपनी को पे करना ही पड़ता है। इसके टाइप में सिक्योरिटी के बेस पे एक सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर रिटर्न वर्क और प्रॉपर सिक्योर्ड है कि इसके पैसे आपको फुली मिलेंगे, ठीक है। अनसिक्योर्ड जो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है, फुल्ली पार्शली जो सिक्योर्ड नहीं है। कन्वर्टेबल वही हो गया, इक्विटी और प्रेफरेंस में चेंज करवा सकते हो, और नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। रिडीमेबल, रिडीमेबल यानी कि आप कभी भी जाओ बैंक में या कंपनी में और उनको बोलो ये लो अपने डिवेंचर, मुझे पैसे दे दो, तो वो रिडीमेबल है, आप रिडीम करवा लिया जब मर्जी। इरिडीमेबल यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखा होता है उसमें, और वो मेच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही रिडीम हो सकते हैं। रजिस्टर एंड बैरियर, रजिस्टर्ड यानी कि वो रजिस्टर्ड है डिवेंचर उस पे नेम होता है शेयर होल्डर, उसका नेम होता है होल्डर्स का, और वही पर्सन जाके उसको रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है। वही पर्सन उस पे इंटरेस्ट ले सकता है। बियरर यानी कि जिसपे शेयर होल्डर का नेम नहीं लिखा होता। इस केस में क्या है, कोई भी डिवेंचर उठाए, डिवेंचर का डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में है उसी को ही कंपनी उस डिवेंचर का
क्या मान लेंगे, डिबेंचर होल्डर मान लिया जाएगा और उसी को पैसे दे दिए जाएंगे। मैटर नहीं करता कि वो उसका होल्डर था या नहीं। ठीक है, प्रायोरिटी के बेस पे प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस डिबेंचर लोगे तो प्रेफरेंस दी जाएगी, फर्स्ट आपको सब कुछ पे किया जाएगा। अगर आप प्रेफरेंस नहीं लेते हो, ऑर्डिनरी शेयर लेते हो, तो फिर आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। लिक्विडिटी के टाइम पे आपको पहले नहीं दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिए जाएंगे, फिर आपको दिए जाएंगे। इक्विटी फाइनेंस क्या होता है? कैपिटल जो ऑनर लेके आता है। और डेट फाइनेंस क्या होता है? जो हम लोन लेते हैं जिसका हमें इंटरेस्ट बाद में पे करना पड़ता है। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब लिखना पड़ेगा, चाहे आप दो दो लाइन में एक्सप्लेन करो, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। नाउ चैप्टर 3, दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? पहले तो हम मार्केट पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट होती है, ठीक है, यानी कि पैसे से रिलेटेड। तो पैसे से रिलेटेड मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट क्या रेफर्स करेगी? जो कि शॉर्ट टर्म में डील करेगी, मनी में डील करेगी। शॉर्ट टर्म में डील करिए दैट इज मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म में डील करिए दैट इज कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्योंकि पैसा पड़ा पड़ा कैपिटल बन जाता है, और ऑन द स्पॉट अगर पैसे खर्च दे तो वो मनी रह जाता है। ठीक है। मान लो आप डेली 10-10 रुपए जोड़ रहे हो, नहीं खर्च रहे हो, और आप 2-3-5 साल तक उसको जोड़ते हो रोज 10 रुपए, तो आपके पैसे कितने जुड़ जाएंगे? करना जरा टोटल। 365 गुना 10 गुना 5, एक तरह का आपका एक कैपिटल अमाउंट बन जाएगा। है ना? तो वही कह रहे हैं कि अगर कैपिटल, अगर हम पैसा ज्यादा बाहर नहीं देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रखते हैं, तो वो हमारा कैपिटल बन जाता है, और अगर हम वही खर्च देते हैं तो वो हमारी मनी रह जाती है। तो इंडियन मनी मार्केट का जो मेन बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो किसके साथ मिलके काम करता है? कमर्शियल बैंक के साथ और ऑल अदर कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ। ठीक है। इन शॉर्ट सारा का सारा जो मनी है, जो सारा का सारा सोर्स है, वो कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है मनी बैंक में? कौन कौन पार्टिसिपेट्स करता है मनी मार्केट में? वही आ गए सारे, रिजर्व बैंक, कमर्शियल, स्टेट, पब्लिक, प्राइवेट, नॉन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी। ये सब की सब किस में डील करती हैं? मनी मार्केट में भी डील करती हैं। तो फंक्शंस आ गए। मनी मार्केट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहले तो फाइनेंसिंग ट्रेड। मनी मार्केट ट्रेड करता है आपके फाइनेंस का शॉर्ट टर्म के लिए, और आपको प्रॉफिट अर्न करके देता है। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, पूरी गाइडेंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी सेंट्रल बैंक की। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, क्योंकि डे टू डे काम को मीट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो मनी मार्केट वही काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी ग्रो करती है। देन कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं इनके पैसे को, और इनको रिटर्न में थोड़ा एक्स्ट्रा मनी देते हैं। नाउ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले आ गया ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये गवर्नमेंट का बिल है, खजाना बोलते हैं, ट्रेजरी यानी कि खजाना।
तो खजाना किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास, राजा के पास। तो हमारे यहाँ पे राजा कौन होता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट जो इशू कर रही है प्रॉमिस नोट कि आप ये खरीद लो, हम आपको आफ्टर सम टाइम क्या है इसके बदले में पैसे दे देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल तीन तरह के होते हैं। एक 91 डेज के लिए दिया जाता है, एक 182 डेज के लिए, और एक 364 डेज के लिए। तीन तरह के ट्रेजरी बिल हैं, ठीक है, जो तीन अलग अलग टाइम के लिए दिए जाते हैं। नाउ कमर्शियल पेपर हमने पीछे भी पढ़ा। व्हाट इज कमर्शियल पेपर? ये एक शॉर्ट टर्म का नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ट्रेड के क्रेडिट के ऊपर एक पेपर दिया जाता है, एक प्रॉमिसरी नोट दिया जाता है कि हम आपको एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो आपकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। डीलर्स के बीच में एक प्रॉमिस होता है। ये कौन कौन से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं? सिक्योर्ड में क्या आएगा? एक प्रॉपर पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अनसिक्योर्ड में पेपर वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वर्बली किया जाएगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हाँ जी रीड करो। हाँ जी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? जिन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उनके डिपॉजिट के लिए, कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट करवाए हैं। देन ट्रेजरी मैनेजमेंट, फिर उस ट्रेजरी को जो भी खजाना है या जो भी अमाउंट है, टैक्स आए हैं, सब्सिडरीज दे रहे हो, उन सबको क्या किया जाता है? उन सबको मैनेज किया जाता है, प्रॉपर प्लान किया जाता है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। अगर आपको चीजें यहाँ से नहीं क्लियर होती हैं, आप ऑनलाइन भी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको यहीं से ही रट्टा मारना है। हाँ जी, अब तक हम इंटरनल कमर्शियल बोरोइंग पढ़ रहे थे, अब एक्सटर्नल आ गए, यानी कि बाहर से। पहले बोरोइंग कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। पहले हम बोरो कर रहे थे बैंक से, ठीक है। किसी बैंक से कर, सॉरी, पहले हम बोरोइंग कर रहे थे अपने ही शेयर होल्डर से, अपने ही क्रेडिटर से, अपने ही इन्वेस्टर से। अब एक्सटर्नल, यानी कि अब हम बोरो कर रहे हैं किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, किसी भी इन्वेस्टर से, बाहर का हो जो, ठीक है। हाँ जी, एक बार रीड कर लो एक्सटर्नल बोरोइंग। रीड कर लो एक्सटर्नल बोरोइंग।
क्लियर है? अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को छोड़ के, ठीक है, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, किसी बाहर से, कोई अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोले। ठीक है, नेक्स्ट एमएनसीज आ गया। एमएनसीज क्या होती हैं? स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, या कंपनीज। सीज बोला तो कंपनीज है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, ठीक है, उसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कुछ पूछना हो? मैम थोड़ा थोड़ा मिक्स, हाँ जी। मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा मिक्सअप हो गया है, मीन्स सभी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सेम थी। थोड़ी थोड़ी सेम है। आप क्या करो, आप कर क्या सकते हो, आप सबकी रिलेटेड जो मेन मेन लाइंस है, सिर्फ दो दो लाइनें आप इन रिटर्न में लिख के रख लो अपने पास। ठीक है, आपने सोर्स ऑफ फंड्स पढ़ लिए सारे, ठीक है, आप उनको लिख के रख लो। ओके मैम। आप दो दो लाइनें लिख के रख लो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो मिक्स नहीं होंगे। और जो हमने पढ़े हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड्स हैं, लाइक 90 डे, 182 डेज, 360 डे, कमर्शियल पेपर पढ़ा 90 डे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लाइक कमर्शियल पेपर दो ही थे, 90 से लेके, कमर्शियल पेपर आप 90 से लेके क्या कर सकते हो, 364 डेज तक, कितने दिन के लिए भी इशू कर सकते हो। ठीक है, और जबकि ट्रेजरी बिल के थ्री अलग टाइप्स थे, 90 डे वाला था एक, एक 182 डे वाला, और एक 364 डेज। ऐसे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो सिमिलर नहीं है, वो आप लिख के रख सकते हो। देखो ये थोड़े सेम तो होंगे ही। क्यों सेम होंगे? क्योंकि वो सोर्स ही एक एक चीज का सोर्स है। अगर वो सारे एक्सटर्नल हैं तो एक्सटर्नल ही काम आएंगे ना। सभी एक्सटर्नल ही सोर्स है तो सब एक्सटर्नल सेम ही होंगे। कोई इंटरनल सोर्स है, वो सारे इंटरनली सेम होंगे। और इन यस मैम। आने वो कंपनी के काम ही है, तो इसलिए होंगे तो सारे सेम ही थोड़े थोड़े। तो जो उसमें डिफरेंट पॉइंट है वो आप दो दो लाइनों में, सिर्फ, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ दो लाइनों में, बाद में एक्सप्लेन करते वक्त तो आप लिखोगे ही कि ये कंपनी के लिए जरूरी है, ठीक है, कंपनी इससे फंड रेज कर सकती है, ये तो नॉर्मल लाइंस है, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो। जो उसकी मेन दो लाइनें हैं कि इस वजह से ये ऊपर वाले से अलग है, वो दो दो लाइनें आप इसकी लिख के रख लो, तो आपको इजी हो जाए। यस मैम। हाँ जी, कल किस किस को लिंक नहीं मिला था? ईशा, कृतिका, यशिका, आपको नोटिफिकेशन डॉटवे ऐप पे नहीं आया था कल लिंक का? ईशिका आपकी आवाज, ईशा आपकी आवाज नहीं आई, बहुत स्लो है, आवाज नहीं आ रही। मैम क्लास लगाई थी कल मैंने। ओके यशिका। कृतिका, ईशिका आपको लिंक नहीं आया? आप चैट पे भी बता सकते हो। आपको कोई नोटिफिकेशन आया था डॉटवे ऐप पे? डॉटवे ऐप इंस्टॉल किया हुआ है आपने? एंड्रॉयड फोन्स यानी कि ओप्पो, वीवो, इन सब के लिए कौन सा, इन सब के लिए डॉटवे ऐप है, और जिसके पास आईफोन है उसका क्लास प्लस ऐप है। आपने सबने इंस्टॉल किया हुआ है ऐप? हाँ जी, तो ऐप पे आपको नोटिफिकेशन शो नहीं हुई कि रिगिमा मैम लाइव, टेकिंग लाइव क्लास? हाँ जी, नोटिफिकेशन नहीं आया ऐप पे?
एक बार आप रिफ्रेश कर लेना अपने ऐप को दोनों जने, ठीक है? तो आपको शायद नोटिफिकेशन शो होने लग जाए, तो आप एक बार रिफ्रेश करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं तो एक दो दिन बाद हमने इन शॉर्ट जाना वहीं पे है, क्लास प्लस में ही क्लास लगा करेगी। ये तो अभी बच्चों को अपडेट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है डॉट वे में क्लास प्लस में, इंस्टॉल करो, अच्छे से उसको चेक करो, अपना बैच देखो, उसमें रिकॉर्डिंग्स देखो, उसमें जाओ, रिफ्रेश करो, ताकि आपको क्लासेस दिखाई दे, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।